नमस्ते। IHSG क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम है 16 मई को 2024। मुझे पता है कि बहुत लोग पूरे इंडिया में इसकी तैयारी कर रहे हैं और टोटल 181 सीट्स है, तो इसीलिए उम्मीद भी काफ़ी है। 21,000 लोगों ने अप्लाई किया है और उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स के लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोग उसमें से पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अपीयर होंगे। और 7 जनवरी को इसके जीएस का पेपर हो चुका है। टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से 50 हो चुका है और अभी 150 मार्क्स का बाकी है। और ये 200 मार्क्स में ही अगर हम ठीक ठाक नंबर लाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बुलाने जा सकता है। पिछली बार 2020 में जो ये एग्ज़ाम हुआ था उसमें 113 कट ऑफ मार्क्स गया हुआ था और मुझे लगता है कि जीएस में बहुत लोग ही वीक है, क्योंकि जो ख़ास तौर पे जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं उनको राजस्थान के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उनके लिए जो मेन पेपर है, मतलब जो भी सब्जेक्ट उन्होंने चूज़ किया हुआ है वो मेन है। तो पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों ने चूज़ किया है लेकिन राजस्थान के बाहर के लोग हैं, उनके लिए ये जो 150 मार्क है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 पेपर आएंगे पॉलिटिकल साइंस के, 75 और 75 मार्क्स का। एक एक पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब टोटल 300 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन का मार्क होगा हाफ और ये 300 में से हम लोगों को 120 लगभग पाना है। दैट मीन्स हमें 300 क्वेश्चन में से 240 क्वेश्चंस सही करनी है। और ये जो पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस है ये बहुत ही वास्ट है। इसको पूरा इस 4 मंथ में कंप्लीट करना बहुत ही नामुमकिन सा है। आरपीएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें पीएचडी और नेट दोनों है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पीएचडी कंप्लीट किया है या फिर नेट क्वालिफाई किया है उन लोगों के लिए ये सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। लेकिन पहले आरपीएससी के जो क्वेश्चंस आते थे और आज के डेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले बहुत ही सीधे सरल क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मेमोरी की नहीं, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। मतलब आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ा होना नहीं चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको उसके इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आपको उस टॉपिक का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चंस काफ़ी तरीके से आता है, जैसे कोट्स पूछे जाते हैं, ईयर पूछे जाते हैं, बुक के नाम पूछे जाते हैं या फिर मैचिंग करने के लिए बोला जाता है। ऐसे बहुत तरह का क्वेश्चन आता है। तो टोटल लगभग 200 टॉपिक है, लेकिन ये 200 टॉपिक कंप्लीट करना मुश्किल है। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने एक सिलेबस क्लस्टर तैयार किया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो सिलेबस क्लस्टर है इसके वजह से क्या होगा कि काफ़ी सारे जो टॉपिक है उसको आप एक साथ पढ़ पाएंगे, तो आपका जो ये 200 से ज़्यादा टॉपिक है वो कम हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो टोटल सिलेबस है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 को अगर हम देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है और अलग अलग टाइटल के अंडर में है। तो मैंने इसीलिए टॉपिक को अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड किया है। तो मेरे हिसाब से टोटल 4 क्लस्टर है। 4 क्लस्टर में से आप देखिए, पहला जो क्लस्टर है वो है थॉट एंड थ्योरी, जिसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट आ रहा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आ रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी आ रहे हैं और पॉलिटिकल कंसेप्ट आ रहे हैं। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अगर हम देखें तो उसके काफ़ी सारे जो आइटम्स है या आइडियाज़ है
वो हम पॉलिटिकल थ्योरी और कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में अगर जॉन रॉल्स है तो जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस हम पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल कंसेप्ट में भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे हिसाब से अगर हम देखें तो असली में एक्चुअली हम लोगों को इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी से पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल कंसेप्ट आ जाएंगे। और ये जो 4 पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट का, ये मैंने देखा है लगभग 70% क्वेश्चन कवर करता है। इनफैक्ट अगर आपको पूरा 100% सिलेबस भी कवर करना है तो आपको बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि 300 टोटल क्वेश्चन है, आपको 240 क्वेश्चन आपको सही करना है, ये आपको लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। अगर ये आपको करना है तो मुझे लगता है कि इंडियन थॉट एंड थ्योरी इसको आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि मानिए इसको अगर आप पूरा पढ़ लिए तो इसमें से आपका 70% क्वेश्चन 100% आ जाएगा। और बाकी सारे जो टॉपिक्स है ये बहुत पेचीदा टॉपिक है। पेचीदा इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग उतना नहीं जान पाते। जैसे हर दिन क्या हो रहा है इसके लिए हम हिंदू पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, दूसरे जो करंट अफेयर्स की किताबें हैं वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उससे भी कुछ टॉपिक जो है वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। लेकिन थॉट एंड थ्योरी ऐसा है कि एक के बाद एक ये कनेक्टेड है। ये अगर हम एक साथ पढ़ ले ये चारों चीज़ें ठीक से, तो हमारा 300 में से आई थिंक 200 नंबर तो निश्चित है। इसके बाद जो सेकंड क्लस्टर है वो है ये क्लस्टर नंबर 2, जिसमें हम आईआर पढ़ते हैं। ये जो क्लस्टर नंबर 2 है इसमें हम लोग मेनली आईआर के टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हमने 3 टॉपिक देख सकते हैं। एक है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम यूएन, ईयू और बाकी सारे जैसे आसियान, सार्क एक्सेट्रा ये सब पढ़ेंगे। दूसरा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें हम बहुत सारे जो इंटरनेशनल मुद्दा है वो पढ़ेंगे। और तीसरा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मैंने क्या किया है कि मैंने ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को हटा दिया है जो हमारे लेक्चर्स है उसमें से, क्योंकि मैंने ये नोटिस करके देखा कि ये इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और अगर हम इसको पूरा पढ़ना चाहे तो उसमें से करीब 10 या 20 क्वेश्चन ही आएंगे। तो हम लोग तो 300 के लिए नहीं पढ़ रहे ना, हम लोग 240 के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस हम लोग दांव पे लगा सकते हैं और इसको पूरा पढ़ना भी बहुत मुश्किल सा है। लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके आइडियाज़ हमें होना चाहिए, उसको मैंने अलग अलग जो मेरे क्लस्टर है उसमें ऐड कर दिया है। कैसे ऐड कर दिया है जब मैं डिटेल्स में सिलेबस समझाऊंगी तो मैं बताऊंगी। थर्ड जो क्लस्टर हमारा है वो है इंडिया। थर्ड क्लस्टर हम देख सकते हैं वो है इंडिया। इंडिया में 3 हिस्सा है। एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तीसरा इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिलेबस क्लस्टर जब मैंने बनाया था तो इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का कुछ टॉपिक डाल दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट का कुछ टॉपिक डाल दिया है और इंडियन फॉरेन पॉलिटिक्स में भी डाल दिया है। तो आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क पढ़ेंगे तो हम सार्क में इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में क्या रोल है वो भी पढ़ेंगे। जब हम यूएन पढ़ेंगे तो यूएन में इंडिया का क्या रोल है वो भी पढ़ेंगे। तो ऐसे करके मैंने मिक्सअप कर दिया। और चौथा है पॉलिटी ऑफ राजस्थान। पॉलिटी ऑफ राजस्थान भी मैंने अलग ही रखा है क्योंकि जीएस में ऑलरेडी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं और इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे आई थिंक जीएस अगर आप देखेंगे तो उससे हो जाता है। तो हमारा जो IHSG क्लासेस में अभी 10 मई तक क्लास चलेगा उसमें हम मेनली 3 चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। एक है इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड थ्योरी, दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशंस और तीसरा है इंडिया। अब हम सिलेबस को एक साथ अगर देखें, ये जो 4 क्लस्टर है
ये 4 क्लस्टर में अगर हम देखें तो मेनली 2 तरह का स्टडी हम आपको दिखेगा। एक है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़, जिसमें हम थॉट एंड थ्योरी पढ़ रहे हैं, और दूसरा है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर, जिसमें हम आईआर और इंडिया पढ़ रहे हैं। मगर मतलब इसको हम देखें तो फर्स्ट जो है वो है 1 और सेकंड जो है वो है 2 एंड 3। इसका मतलब है कि ये जो 1 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप एक ब्रॉड अंदाज से, एक काइंड ऑफ इमेजिनेशन से आप इसका आंसर दे पाएंगे। इसके बाद हम सिलेबस पे आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये दोनों है। इसको भी हम जब पढ़ेंगे तो एक साथ क्लब कर करके पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये दोनों आपका ग्रीक फिलोसोफर्स में आ जाता है। सीजरो आ जाता है रोमन फिलोसोफर में। फिर एक्विनस एंड मेडिएवली हम पढ़ सकते हैं मेडिएवल थिंकर्स में। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम ये तीनों पढ़ेंगे। ये इसके बाद हम अगर हम लिबरलिज्म पढ़ें तो बेंथम और मिल को पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम इसको क्लब कर करके पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स में आप देखिए मैंने बहुत सारे टॉपिक्स रखा है, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक अलग ही टॉपिक है। उसमें बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। जैसे मार्क्सिज्म है, कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट स्टेट है, कंसेप्ट ऑफ मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर है। ये ऐसा है कि एक बार अगर आपको मार्क्स समझ में आ जाए, उसके बाद कोई भी मार्क्सियन थ्योरी आपको पूछा जाए, जैसे उसका एनवायरमेंटल मूवमेंट में कैसा रोल होगा, उसका फेमिनिज्म में रोल कैसा होगा, उसका आईआर में रोल कैसा होगा, तो आप सीधा सा बोल देंगे क्लास कन्फ्लिक्ट। बस एक ये अगर आपको थॉट आ जाए क्लास कन्फ्लिक्ट, तो आपको मार्क्सिज्म के कोई भी आइडिया को समझने में या इलस्ट्रेट करने में आसानी रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अटेंड करने में आसानी रहेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स को हम एक साथ सब मिलके पढ़ेंगे। इंडिया में भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी हमने ऐसे ही क्लब करके पढ़ना है। और इसके बाद जो सेकंड वाला पोर्शन है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल कंसेप्ट। इसमें भी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सिमिलर टॉपिक है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है और इसमें सिस्टम थ्योरी है वो मोरलेस सेम है, उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे थ्योरी है जो हम लोग ऑलरेडी जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो पढ़ चुके होंगे, तो उसको रिपीटेशन यहाँ पे पढ़ना है। जैसे लिबरलिज्म है, जब हम बेंथम और मिल को पढ़ेंगे तो हम ऑलरेडी लिबरलिज्म थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे। तो ऐसे करके हम लोगों को सिलेबस को छोटा करना है। पॉलिटिकल कंसेप्ट में भी जैसे मैंने आपको कहा, जैसे जस्टिस अगर हम पढ़ेंगे तो जस्टिस में हम जब प्लेटो पढ़ाएंगे, जब एरिस्टोटल पढ़ाएंगे, जब रॉल्स पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी जस्टिस भी आ जाएगा। ऐसे ही पावर ले लीजिए, राइट्स ले लीजिए, लिबर्टी ले लीजिए, इक्वलिटी ले लीजिए, ये सारे जो आइटम्स है जो पॉलिटिकल कंसेप्ट के, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। उसको सिर्फ रिवीजन करना है जब हम ये थ्योरी एंड कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ये टॉपिक जो है ये आईआर के अंडर में पूरा टॉपिक आता है। इसमें भी मैंने बहुत सारा क्लबिंग किया हुआ है। जैसे आप ये ग्लोबलाइजेशन देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक अलग टॉपिक था। मैंने ग्लोबलाइजेशन के साथ ब्रिटेन रूट्स टू WTO एंड न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर को एक साथ मिला दिया है। फिर नॉर्थ साउथ डायलॉग एंड साउथ साउथ डायलॉग भी जो है उसको भी मैंने एक साथ मिला दिया है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये आप एक साथ अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए समझने में बहुत आसानी होगा। और आज के डेट में आपको समझना है, आपको अलग अलग टॉपिक याद नहीं करना है। फिर जैसे कॉलोनियलिज्म है, डिकोलोनाइजेशन है, फिर वहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। फिर कोल्ड वॉर, बाइपोलरिटी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, राइज ऑफ सुपर पावर्स सेम है।
फिर एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड अमेरिकन हेजिमनी, ये भी लगभग सेम है। तो ये जो आइटम्स है ये लगभग आपको एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जब मैं यूएन पढ़ाऊँगी, जब मैं सार्क पढ़ाऊँगी, ईयू पढ़ाऊँगी, आसियान पढ़ाऊँगी, तो उसमें मैं इंडिया का रोल भी पढ़ा लूँगी, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें आप देखेंगे कि यही टॉपिक आ रहा है। जैसे रिवीजन ऑफ द चार्टर में एक मेन हिस्सा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर इंडिया को होना चाहिए कि नहीं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो पहला टॉपिक मैंने रखा है वो है थ्योरी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में टॉपिक था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप थ्योरी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं समझेंगे तो आपके लिए इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने एक अलग टॉपिक थ्योरी रखा हुआ है। उसके बाद देखें इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिटिक्स। इंडियन फॉरेन पॉलिटिक्स में जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे इंडियाज रिलेशन विथ यूरोपियन यूनियन, जब मैं यूयू पढ़ाऊँगी तो ये भी पढ़ा दूँगी। इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू यूएन, वो भी जब यूएन पढ़ाऊँगी तो पढ़ा दूँगी। फिर लुकिस्ट पॉलिसी यहाँ पे है, मुझे लगता है एक्टिस्ट पॉलिसी भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि लुकिस्ट पॉलिसी बहुत साल पुराना हो गया। 2014 से हम एक्टिस्ट पॉलिसी पढ़ते हैं। तो जब हम लुकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसी और इंडिया एंड द नेबर्स पढ़ेंगे तो उस समय हम सार्क और आसियान भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर आवर नेबरिंग, दे आर कंपोजिंग ऑफ आवर नेबरिंग स्टेट्स। उसके बाद देखिए इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें देखिए बुलेट करके हमने कुछ टॉपिक दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो आईआर का टॉपिक था, वो मैंने इंडियाज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्यों लेके आई, क्योंकि डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इश्यूज ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल टेररिज्म को समझ पाना बहुत ईजी रह जाएगा। और गवर्नेंस जब हम पढ़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसी, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके बाद ये सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी, जैसे थ्योरीज, टाइप्स एंड फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद इंडिया का जो रीजनल पार्टीज है और नेशनल पार्टीज है और आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस है और ट्रेंड्स है इन इलेक्टोरल बिहेवियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये सारे जो टॉपिक्स है ये समझ पाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर हम ये पढ़ लिए तो इसीलिए ऐसे क्लब करके मैंने सिलेबस क्लस्टर्स बनाया हुआ है। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन भी आप देखिए जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहला जो टॉपिक मैंने डाला हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशन टाइप्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगर आप ये समझ लेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो रहा है तो ये हवा से तो नहीं तो तैयार हो रहा है, या इंडिया का ये इनोवेशन तो नहीं है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे देशों में बन चुका था, तो कैसे बना वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो डिबेट्स है वो पढ़ेंगे। उसके बाद प्रियम्बल पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें हम बहुत सारे डिबेट देख पाते हैं और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्यों उतना काम का नहीं है, वो क्यों नाम के है, डी फैक्टो और डी जूरे अथॉरिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें समझने के लिए ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अलग से पढ़ेंगे, जैसे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो मॉन्टेस्क्यू का था, और थ्योरी ऑफ एग्जीक्यूशन, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के हिसाब से ही हम लोग देखते हैं कि हमारे इधर ये तीनों जो है ये अलग है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब समझना। अगर आप थ्योरी के साथ साथ उसके जो प्रैक्टिकल यूज़ है इंडिया में वो पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी ऑफ राजस्थान है जो जैसे कि मैंने कहा था कि हम उतना नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है। और लास्ट में हम बता सकते हैं अबाउट द स्ट्रैटेजी, आपको क्लेवर होना है लाइक फॉक्स और करेजियस होना है लाइक लायन। क्लेवर क्यों होना है? आप बोलेंगे कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको तो सोक्रेटिस की तरह वाइस बनना है,
लेकिन सोक्रेटिस की तरह अगर आप वाइज बनने चलेंगे और आप बहुत सारे किताब पढ़ना शुरू कर देंगे और आप सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपका शायद 100% सिलेबस कवर हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे लाइंस आपको मिलेंगे, कोट आपको मिलेंगे जो देख के आपको लगेगा कि ये किसका है, मतलब आपने सिमिलर जो थ्योरी है आप बहुत सारे पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए आपको बहुत क्लेवर वे पे पढ़ना है, जो कम पढ़ के ज़्यादा समझना है आपको। जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि आपके लिए लेजर टाइम चाहिए, प्लेटो ने कहा था आपके लिए लेजर टाइम चाहिए, वो आपको चाहिए। मतलब आपको 24/7 पढ़ना नहीं है, आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक पढ़िए, उसके बाद आप सोचिए उसको, तो आपको और अच्छे से वो नॉलेज जो है समझ में आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। और आपको लायन की तरह करेजियस होना है। क्यों लायन की तरह करेजियस होना है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। मानिए आप बहुत सारे आंसर देख के सोच रहे हैं कि आपको तो ये आंसर आता है, लेकिन आप 100% श्योर नहीं है, और आप क्या सोच रहे हैं, अगर आप गलत आंसर दे दिए तो आपका हाफ में से 1/4 नंबर काटा जाएगा। तो ऐसे करके आपने पता चले कि 150 क्वेश्चन में से आपने 100 क्वेश्चन का जवाब ही नहीं डाला। तो ऐसे अगर आप होंगे तो फिर तो मानिए उसमें से हाफ अगर आपका ठीक भी होने लगा होगा, वो तो आपने जवाब नहीं डाला है, 5 नंबर सिलेक्ट किया है OMR शीट में, तो आपको परेशानी होगा। तो इसीलिए आपको करेजियस बनना है, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन आपको आंसर देना है। सो आई थिंक दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर RPSC, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई होप कि आप सब RPSC क्लियर कर पाए।